चलिए। आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। कल की क्लास से हमने भारतीय चिंतन शुरू किया था, जिसमें हमने कल ही नव्य वेदांत दर्शन जो कि विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है, और दूसरा सर्वांग दर्शन जो कि अरविंदो घोष द्वारा दिया गया है, दोनों पर चर्चा की थी। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वोदय दर्शन और विश्वबोध दर्शन के विषय में। सर्वोदय दर्शन की अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा दिया गया ये दर्शन वर्तमान भारतीय शिक्षा की एक प्रकार से कहें तो रीढ़ कहा जाता है, या गांधीवादी दर्शन के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक। गांधी जी अपने इस दर्शन में, अगर मुख्य बात अगर आप लोग जाने थोड़ा सा, अगर हम गांधी जी के विषय में जानते ही हैं, वर्धा योजना हमने पढ़ी ही थी। ठीक है। तो गांधी जी का जो मुख्य अ, उद्देश्य है शिक्षा को लेकर के, तो वो ये है कि बच्चों को उनके जितने भी कौशल होते हैं उन सभी में विकसित कर देना, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है। ठीक है, सर्वांगीण विकास, इस बात को ध्यान में रखना है। और क्योंकि कल की क्लास में भी हम जब बात कर रहे थे तो बार बार वही निकल करके आ रही थी कि चाहे विवेकानंद जी हो चाहे आपके अरविंदो घोष हो, दोनों ही बालक के प्रत्येक विकास के जितने पक्ष होते हैं सभी का विकास करने पर मुख्य ध्यान दे रहे हैं, और दोनों ही क्रमशः शिक्षा को दो प्रकार से विभाजित कर रहे हैं। पहला जगत शिक्षा, जिसमें कि भौतिक पदार्थों के विषय में बच्चे को जानकारी मिलेगी, और दूसरी जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा है। लेकिन गांधी जी का जो विचार है थोड़ा सा इसमें भिन्न है। आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान पर वो नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने अपने इस दर्शन में गीता का जो मुख्य आधार है उसको समाहित किया है। गीता दर्शन को लिया है इन्होंने इसमें। और गीता दर्शन की ही बात अगर करें तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, गीता दर्शन में क्या है, आपका कर्म पर अधिक फोकस किया जाता है। तो गांधी जी के इस दर्शन की जो तत्व मीमांसा है उसमें दो तत्वों को प्रमुखतः विशेषता दी गई है। पहला है आपका पुरुष, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रकृति। प्रकृति और पुरुष दो तत्व ये मानते हैं। ठीक? और पुरुष का ही अगर हम रूप बोले, जैसे हम कल भी कह रहे थे कि आत्मा है, और अगर उस आत्मा में चित्त और दूसरा क्या था, बताइए, सत है ना, दोनों का अगर मेल हो जाए तो वो आत्मा क्या है, परम आत्मा कहलाएगी, और वो ईश्वर का रूप होगी। तो गीता दर्शन के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, पुरुष को ही इन्होंने, पुरुष के एक उत्तम रूप को, सर्वोत्तम रूप को ईश्वर का नाम दिया है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी, गांधी जी श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहे हैं, और उनका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के चरित्र में, या कहीं जिस व्यक्ति में सर्वोत्तम चरित्र निवास करता है वही ईश्वर है, और ईश्वर को ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पर, आपका पदार्थ से जितने भी आपके घटक हैं, जैविक हो है ना, अजैविक हो, सब क्या होंगे, आपके पदार्थ कहलाएंगे। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये तो तत्व मीमांसा है इनकी, हाँ, कि दो तत्व को स्वीकार करते हैं, पुरुष और प्रकृति को। इसके बाद अगर हम बात करें इनके ज्ञान मीमांसा की, तो गांधी जी का जो ज्ञान मीमांसा है, यानी कि ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि ज्ञान का मुख्य आधार क्या है ना, ज्ञान किस चीज का प्राप्त करना है, ये तो हम तत्व मीमांसा में चर्चा कर ही लेते हैं। लेकिन करना कैसे है इसकी जब बात करें तो दो तरह से इन्होंने इसको विभाजित किया है। पहला है आपका भौतिक, और दूसरा है आपका आध्यात्मिक। मैं फिर से कहता हूं कि भौतिक तो इनके अनुसार वही है जो कि सर्वांग दर्शन में हमने पढ़ा था, जिसमें पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, जिसमें गणित विज्ञान आदि विषय। देखिए, आध्यात्मिक की बात करते हैं तो आध्यात्मिक का जो स्वरूप है थोड़ा सा डिफरेंट है गांधी जी के अनुसार। वो है आपका नैतिक, है ना, आचार, यानी कि उत्तम आचरण कहिए इसको आप।
जिस रूप में समझते हैं। तो भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दो ज्ञानों के रूप में इन्होंने विभाजित किया है शिक्षा को, जिसमें कि भौतिक जो अनिवार्य विषय रहता है उसमें विज्ञान है, समाज शास्त्र है या फिर गणित है आदि विषयों को पढ़ाना अनिवार्य है। जबकि आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्मिक में व्यक्ति को चारित्रिक ज्ञान देना आवश्यक है, यानी कि नैतिक आचार जो है उसके उनका विकास करना है, और अगर ये विकास होता है तो वो स्वतः क्या करेगा, ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा और वही उसके मोक्ष का साधन होगा, ऐसा गांधी जी का मानना है। ठीक है। ज्ञान ही में इन्होंने ज्ञानवांसा में विधियों की बात जब की है तो विधियां कौन कौन सी बोलते हैं अभी आगे विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम सेपरेटली। ठीक है। तो किस प्रकार की विधियां, भौतिक ज्ञान की तो आप जानती हैं, कल हमने जो नव्य वेदांत में पढ़ा है और जो सर्वांग में पढ़ा है बिल्कुल वही बातें निकल करके यहाँ पर आपके सामने आएंगी। तो भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती ना, तो इंद्रिय ज्ञान, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वही फिर कीर्तन भजन आदि को मुख्य आधार या मुख्य विधि माना है। ठीक है। आगे बढ़े। ठीक। अब बात करते हैं गांधी जी का जो शैक्षिक दर्शन है। शैक्षिक दर्शन, तो सबसे पहले तो जो गांधी जी हैं वो 3R, ठीक है, 3R क्या है बताइए। हेलो। और 3H, ठीक है, इनकी बात करते हैं। ठीक। 3R में इन्होंने पढ़ना, लिखना और अंक गणित या फिर गणना कह देता हूँ उसको, सीधा गणना ही लिखते हैं, गणना, है ना, इसकी चर्चा की है। और 3H में इन्होंने हाथ, सिर और हृदय, ठीक है, यानी हैंड, हेड एंड हार्ट, ये हैंड, हेड और हार्ट, ये तीन की बात की है। ठीक है। ये है आपके रीडिंग, राइटिंग और रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो गांधी जी अपने शिक्षा दर्शन में मुख्यतः हाथ, सिर और हृदय को आधार मानते हैं, यानी कि इनको माध्यम मानते हैं जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। अब किस प्रकार से, तो देखो हाथों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, यानी कि कोई अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं जिसमें स्पर्श जो है हाथों के माध्यम से हो रहा है। सिर के माध्यम से, यानी कि जो मस्तिष्क है हमारा, वो चिंतन में हमारा जो सहयोग देता है, जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं उस इंटरेक्शन को समझने में, उसको अपने अनुभव के साथ मिला करके समझने में सहयोग करता है। और हृदय जो है वो हमारे भावों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये 3H को महत्वपूर्ण मानते हैं। 3R में आपके रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक,
कि मुख्य बात क्या है पढ़ने की। एक तो बच्चे को कोई भी भाषा पढ़नी आनी चाहिए, उस भाषा को पढ़ करके वो जो भी सूचना मिल सकती है उसको प्राप्त कर सके। दूसरा, अपने विचारों को लिखना आना चाहिए ताकि वो अपने जो विचार हैं उनको सामने रख सके किसी रूप में। और तीसरा ये है कि उसको सामान्य गणना आनी चाहिए, है ना, जिसका प्रयोग वो अपनी आम दिनचर्या में कर सके। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी के इस दर्शन के अनुसार मुख्यतः होगा आपका, देखिए जो विकास है उनकी तो बात नहीं करेंगे, वो तो आपके रहेंगे रहेंगे, हर तरह के विकास की बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य, ये पहला उद्देश्य केवल विकास, हर तरह का विकास, जितने भी पक्ष है, क्योंकि सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, है ना। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? शारीरिक, ठीक है, मानसिक, जितने भी पक्ष होते हैं वो सही उसमें आएंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, ठीक है, आध्यात्मिक। तो शिक्षा का उद्देश्य ये सभी स्वरूपों का विकास करना रहेगा, ठीक है। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो गांधी जी के सर्वोदय दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है वो किस प्रकार का होगा। तो क्योंकि दो प्रकार के ज्ञान बताए हैं इन्होंने, तो दो ही प्रकार के विषयों की बात करेंगे, है ना। एक तो जो भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जैसे गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है और साहित्य है आदि। दूसरा आध्यात्मिक के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे आपका वेद आदि, जिससे कि दार्शनिक शिक्षा या फिर धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है ना, ठीक है। तो गांधी जी का जो मुख्य फोकस रहा है वो रहा है 1 से 8 कक्षा, ठीक है, ये आयु नहीं है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, आधारभूत शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसी बेसिक शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत ये बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा देने की बात भी करते हैं, ठीक है। बाकी तो सब कुछ वही है जो नव्य वेदांत और सर्वांग में पढ़ा आपने, ये इनका अपना विशिष्ट है। क्या है विशिष्ट? एक तो बेसिक शिक्षा पर अधिक महत्व देते हैं, और दूसरा इसी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ये हस्तशिल्प को यानी कि जो हैंडक्राफ्ट है ना होता है उसको महत्व देते हैं, ताकि बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी कि 8वीं कक्षा पास करने के बाद अपना कोई रोजगार कर सके, अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम बन सके, ठीक है। तीसरा, विधियों की बात करें तो इनके अनुसार विधियां कौन कौन सी होंगी, लिख लीजिएगा आप लोग 1 बाय 1। पहला अनुकरण, ठीक है। दूसरा क्रिया, तीसरा सहसंबंध, श्रवण और मनन, ठीक है, निधि ध्यासन। ये श्रवण मनन और निधि ध्यासन जो है ये उपनिषद द्वारा प्रस्तावित विधियां हैं, ठीक है, कि पहले सुनना है, फिर मनन करना है, फिर उस पर तर्क सहित विचार करना है, ठीक। तो अनुकरण का मतलब तो आप जानती हैं कि जैसा बच्चा अपने बड़ों को करता हुआ देखेगा उसके अनुसार ही वो अनुकरण करेगा। अपने बड़ों, अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए निर्देशों को उसी रूप में स्वीकार करते हुए उनका अनुसरण करेगा, ये हो जाएगा आपका इनका अनुसरण विधि, ठीक।
क्रियाविधि में बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा देने की बात कह रहे हैं, जहां पर क्या है, कौशल विकास होगा बच्चे का। ठीक है, तो कौशल का विकास करके सीखना है, इससे मतलब है ना। और सहसंबंध विधि, जिसको हम अंग्रेजी में कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, ये क्या है, मतलब एक प्रकार से अगर आप सोचें तो कोरिलेशन क्या, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इनके बीच एक संबंध है, उसे बोलते हैं सह संबंध। दो के बीच का संबंध है, तो इसी को सह संबंध कहा जाता है। तो जब बच्चे को कोई एक विषय पढ़ाया जाता है तो उस विषय का उसके जीवन से संबंध स्थापित करते हुए उस विषय की समझ को और अधिक विकसित करने का प्रयास करने की बात गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि जो भी विषय आप पढ़ाएं उसको बच्चे की दैनिक चर्या, बच्चे के जीवन से अवश्य जोड़ें, है ना। जिससे कि दो फायदे होंगे, एक तो जब हम कोई भी ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं तो उसको हम भूलते नहीं, वो हमारी स्मृति में बहुत लंबे समय तक रहता है। दूसरी बात, क्योंकि किसी भी ज्ञान का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में उसका अनुसरण करना ही होता है, इसलिए गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी विषय आप पढ़ाएं, उस विषय का जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण का आपके जीवन में कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग होना है या अनुप्रयोग होना है, उसका बोध बच्चे को होना चाहिए। तो सह संबंध का मतलब क्या हुआ कि सिद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान का इससे व्यवहारिक ज्ञान से संबंध है ना, व्यवहारिक। ठीक है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है, तो इनके बीच में सहसंबंध होना चाहिए। आप सैद्धांतिक ज्ञान को जीवन के साथ जितना जोड़ेंगे, बच्चे की समझ उतनी ही विकसित होगी, उतना ही व्यवहारिक रूप से वो सक्षम हो पाएगा, ठीक है, अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करने के लिए। ठीक है, हेलो। तो ये बाकी तो इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सहसंबंध जो विधि है ये थोड़ा सा विशेष है गांधी जी के संदर्भ में, तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शिक्षा के अन्य पक्षों की। तो शिक्षा के जो पक्ष हैं, शिक्षा के पक्ष कौन कौन से पक्ष हैं, देखिए। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को, सॉरी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही है, जो जन शिक्षा के रूप में दिखाया जाता है। फिर है स्त्री शिक्षा, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है वो स्त्री द्वारा ही दी जाती है, तो इसी कारण से स्त्री शिक्षा की बात भी ये कर रहे हैं, यानी कि स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण मान रहे हैं गांधी जी। ठीक, सह शिक्षा क्या है? सह शिक्षा मतलब दोनों, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको शिक्षा साथ में मिलनी चाहिए। अच्छा, कल की क्लास में हमने दो दर्शन पढ़े, सर्वांग दर्शन पढ़ा और दूसरा नव्य वेदांत। उनमें से एक दर्शन ऐसा था जो सह शिक्षा को सही नहीं मान रहा था। बताइए कौन सा दर्शन है जो सह शिक्षा को उचित नहीं मानता है, जल्दी याद करो। अरविंदो। और दो ही दर्शन है ना। विवेकानंद। हम्म, तो विवेकानंद जी जो है वो सह शिक्षा को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, ये आप देखिए ऊपर, आपको मैं दिखा भी देता हूँ जो कल हमने पढ़ा था ना। ठीक है, लिखा है ना आपका, देखो सह शिक्षा का विरोध करते हैं ना ये, कौन कौन कर रहे हैं विरोध, देखिए। विवेकानंद जी। तो फिर अब ये आप लोगों की तैयारी हो रही है, कल ही का पढ़ा हुआ आप लोग भूल गए, तो याद रखें, अरविंदो ने तो अपना जो केंद्र है वो केंद्र ही सह शिक्षा पर आधारित किया था। ठीक है, अरविंदो तो सह शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, लिखा है ना देखो, सह शिक्षा वो भी आवासीय रूप से, कौन कह रहा है ये, अरविंदो कह रहे हैं। तो देखिए ये जरूरी है कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो हमको बिल्कुल याद रहे, वरना फिर कोई बहुत फायदा नहीं रहेगा, जितना भी आप
समय निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और चीजें याद नहीं रहेंगी तो हमको वैसे भी कम पढ़ पा रहे हैं, ज्यादा हमारे पास समय है नहीं ना। तो ये मुख्य बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हमेशा जो सभी में, सारे ही दर्शन में जो चीज कॉमन है वो क्यों पूछेगा एग्जाम में, वो तो ये पूछेगा जो अनकॉमन सा है वो हमने पढ़ना है बस। ठीक? तो अभी तक हमने 3 दर्शन पढ़े हैं, सर्वांग दर्शन, नव्य वेदांत, और तीसरा हम ये पढ़ रहे हैं आपका सर्वोदय। तो इन तीनों ही दर्शन में सिर्फ नव्य वेदांत है जो सह शिक्षा का विरोध करता है, बाकी दोनों ही इसको प्रस्तावित करते हैं, यानी कि इसका कहीं की समर्थन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा धर्म शिक्षा हो गई आपकी, फिर है राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो सामान्यतः सभी राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी और विवेकानंद जी के अनुसार जो है वो राष्ट्रीयता की शिक्षा बहुत अनिवार्य है। बच्चे को अपने राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनना, यानी कि उस रूप में तैयार करना, ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा, बेसिक शिक्षा के संबंध में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो 1937 में वर्धा, ठीक है, ये वर्धा कहाँ पर है, ये प्रश्न भी आ सकता है, हालांकि आएगा नहीं, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में ये बेसिक शिक्षा की नींव रखी गई। ठीक है, जिसका प्रस्ताव अंतिम रूप से बनाया था आपका वुड ने। यहाँ पर बेसिक शिक्षा के संबंध में कुछ बातें प्रस्तावित की गई। बेसिक शिक्षा, कि गांधी जी का नाम जब जब आएगा तो बेसिक शिक्षा की बात आएगी, है ना। सबसे पहले तो जो आयु वर्ष वर्ग है वो जो पूछा सकता है आपसे, 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, जो कि आज 6 से 14 वर्ष हो चुकी है। सर आपने 14 लिखवाया है अनिवार्य 7 से 14 ही है। जन शिक्षा में। हाँ, 7 से 14 वर्ष की ही शिक्षा। 6 से 14 ऊपर ना जन। 6 से 14 मैडम वो बाद में हुआ है। ओके। ठीक है, कोठारी आयोग के बाद से हुआ है वो। गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष कहा है। ठीक, अनिवार्य वो अभी जब मैं आपको बता रहा था तो वो गलती से मुंह से निकल पड़ा था मेरे, है ना। 7 से 14 वर्ष है, ये थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा आप लोग। गांधी जी की बेसिक शिक्षा की बात करेंगे तो 7 से 14 वर्ष, और वैसे सामान्य रूप से आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करेंगे तो वहां पर 6 से 14 वर्ष ही रहेगा। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अब ये प्रस्ताव रहा सिर्फ, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाया। ठीक है, शिक्षा का माध्यम बोलते हैं कि मातृभाषा, मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो शिक्षा है उसमें शिल्प एवं उद्योग को सम्मिलित किया जाए, वो कौशल का निर्माण मतलब है ना, शिल्प एवं उद्योग की शिक्षा। ठीक, ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि इनके बेसिक शिक्षा से संबंधित है। और ये बेसिक शिक्षा जो है जिसमें कि आप शिल्प और उद्योग की शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, ताकि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो ये इसके गौण उद्देश्य हो जाते हैं। फिर गौण उद्देश्य क्या हो जाते हैं, कि बच्चों को जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना, मतलब कैसे होगा वो, तो शिल्प और उद्योग के माध्यम से हो जाएगा। ठीक, तो कुछ स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूं, उनको आप लिख लीजिएगा, है ना। अभी टाइम ओवर होने वाला है तो इतना लिखूंगा तो नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद लिख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के भी लिख सकते हैं चाहे तो। बेसिक शिक्षा जो है उसके कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर शिक्षा चलती है। पहला तो यही है कि आपका शिक्षा क्या होनी चाहिए, अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने।
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। दूसरा है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरा है गांधी जी का जो मूल सिद्धांत रहा है सत्य, अहिंसा और, है ना, क्या है बताओ, सर्वोदय, सबका उदय, सबका विकास। फिर है शिक्षा जीवन को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, कौशल आधारित होनी चाहिए और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या है उद्देश्य? पहला तो योग्य, अनिवार्य एवं निःशुल्क। दूसरा हो जाएगा मातृभाषा में शिक्षा। तीसरा शिल्प और उद्योग की शिक्षा। चौथा हो जाएगा आपको बच्चों को आत्मनिर्भर, निर्भर बनाने की शिक्षा। और फिर हो जाएगा आपका सत्य, अहिंसा और सर्वोदय। शिक्षक का स्वरूप बताते हुए गांधी जी कुछ विशेष बात नहीं कहते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि जो शिक्षक है वो आदर्शवादी होना चाहिए, जिसमें कि सर्वोत्तम व्यक्ति जिसको ईश्वर मानते हैं ये, उसके सभी गुण विद्यमान हों। छात्र के संबंध में ये कहते हैं कि छात्र तो क्या है, सीखने के लिए आया हुआ है ना। तो जिस प्रकार देखो, फिर से याद रखना, शिक्षक को पूर्ण रूप से ये प्रभावशाली यानी कि आदर्शवादी मानते हैं। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक, जो कि बच्चों को अपने खुद के बच्चों के जैसा मान करके उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करे, और जो वो शिक्षा दे रहा है, जिन व्यवहारों का की अपेक्षा बच्चों से कर रहा है, वो व्यवहार खुद वो अपनाए। अगर वो चाह रहा है कि बच्चा सत्य बोले, अहिंसा के मार्ग में चले, तो शिक्षक भी खुद स्वयं सत्य बोलना शुरू करे और अहिंसा को अपनाए। शिक्षार्थी का कार्य केवल शिक्षक के व्यवहार का अनुसरण करना ही हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी के संबंध में बहुत सारी बात ये नहीं कहते, कहते हैं कि वह शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु से मिले हुए सभी निर्देशों का तटस्थ रूप से पालन करने वाला हो। ठीक है, और साथ ही साथ अपने कौशल विकास में, है ना, अपने अनुभव का भी प्रयोग कर सके, ऐसा शिक्षार्थी हो तो बेहतर रहेगा। तो ये था गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि बहुत कुछ है अभी गांधी जी के विषय में पढ़ने के लिए, उनके शिक्षा दर्शन को समझने के लिए, बट फिलहाल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। इन्हीं पर आधारित बहुत सारी आपके पास क्या बोलते हैं कंसेप्ट बन जाएंगे, जिसका उपयोग करके आप परीक्षा में संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि समय कम है तो इसलिए हम बहुत और डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसके बाद आप रिज्वाइन करेंगे तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दर्शन, जिसको विश्व बौद्ध दर्शन के नाम से हम सभी जानते हैं, पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस विश्व बौद्ध दर्शन में टैगोर जी अपने किन विचारों को रख रहे हैं। चलिए रिज्वाइन करिए फिर आप लोग सभी।